नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ में हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। खुफिया तंत्र की चूक से हुआ मथुरा कांड। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। 2 पुलिस अधिकारियों समेत 24 की मौत। बीजेपी और कांग्रेस का यूपी में कानून व्यवस्था ठप होने का आरोप। बीएसपी ने मांगा मुख्यमंत्री का इस्तीफा। समाजवादी पार्टी ने दी राजनीति न करने की सलाह। राज्यसभा के लिए सुरेश प्रभु, पी चिदम्बरम, राम जेठमलानी समेत 23 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। कर्नाटक में स्टिंग ऑपरेशन के बाद चुनाव रद्द करने की मांग। 11 जून को मतदान। जम्मू कश्मीर के बिजबेहरा में बीएसएफ काफिले पर हमला। 3 जवान शहीद। आतंकियों की धरपकड़ का अभियान तेज। गृह मंत्री ने मांगी रिपोर्ट। फ्रांस में बाढ़ ने तोड़ा 100 साल का रिकॉर्ड। एफिल टावर और म्यूजियम बंद। जर्मनी में भी बाढ़ से भारी तबाही। 14 की मौत, हजारों विस्थापित। और आइए देखते हैं पहली खबर। मथुरा हिंसा में मरने वालों की संख्या 24 हो गई है। अवैध कब्जा हटाने पहुंची पुलिस के साथ हुई हिंसक झड़प में 2 पुलिस अधिकारी शहीद हो गए, वहीं 22 उपद्रवी भी मारे गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। ये है मथुरा के जवाहर बाग की तस्वीरें, जहां हर तरफ गुरुवार को हुई हिंसक झड़प और आगजनी के निशान बिखरे पड़े हैं। हालात देखकर लगता है कि अतिक्रमण करने वाले किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन में यहां से भारी तादाद में कारतूस और दर्जनों हथियार बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी जावेद अहमद समेत दूसरे अधिकारी मथुरा में डेरा डाले हुए हैं। पुलिस ने अब तक 320 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो इलीगल एक्टिविटी थी और अराजक तत्व थे और पूरा अराजकता फैलाना चाह रहे थे, उसके जो मुखिया है और जो उसके अग्रणी हैं, उनके विरुद्ध ऐसे लगाएंगे जिससे कि ऐसा करने वाले जो हैं उनको सबक मिल सके। इस घटना का जिम्मेदार सत्याग्रह के नाम से सरकार और प्रशासन के नाक में दम करने वाला रामवृक्ष यादव है, जो पहले जय गुरुदेव का शिष्य हुआ करता था। बाद में उसने अलग होकर आजाद भारत विधिक वैचारिक सत्याग्रही संस्था बना ली और धरने के नाम पर 2 साल पहले वो मथुरा के जवाहर बाग पहुंचा और 3000 समर्थकों के साथ धीरे धीरे यहाँ की करीब 280 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर बैठा। गुरुवार को हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस जब जवाहर बाग पर अवैध कब्जा जमाए लोगों को हटाने पहुंची तो पहले से ही हथियारों से लैस लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। दोनों ओर से गोलीबारी और आगजनी में 2 पुलिस अधिकारी शहीद हो गए और 22 अतिक्रमणकारी मारे गए और 100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। हादसे में शहीद हुए मथुरा के एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी, एसओ संतोष कुमार यादव को शुक्रवार को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जो घटना हुई उसकी जांच भी हालांकि कमिश्नर स्तर पे जांच की जाएगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कानून के अंदर कार्रवाई होगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मुख्यमंत्री से घटना की जानकारी ली है। हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया गया है। राज्य और केंद्र सरकार ने माना है कि मथुरा हिंसा अफसरों की चूक का नतीजा है। मथुरा की जो घटना है और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मारे जाना, ये बहुत बड़ा एक चूक हुआ है और राज्य सरकार को देखना चाहिए। मथुरा की बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने भी मथुरा हिंसा पर शोक जताया है, लेकिन इससे पहले वो घटना से बेखबर नजर आई और अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग की फोटो ट्विटर पर शेयर करके वो विवादों में घिर गई। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी, मथुरा। और इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीएसपी ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की तो बीजेपी और कांग्रेस ने राज्य की कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़े किए। वहीं राज्य की समाजवादी पार्टी सरकार ने इस मामले में राजनीति न करने की नसीहत दी है। सरकार की मशीनरी का फेलियर है और मैं समझता हूं कि उनको खुद इस्तीफा देना चाहिए, अन्यथा केंद्र की जो सरकार है, और मैं विशेषकर राष्ट्रपति जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वो महामहिम गवर्नर से रिपोर्ट मंगाकर इनको बर्खास्त करें। सबसे पहले तो मथुरा की घटना ही हृदय विदारक है और दुखदाई है। कानून व्यवस्था किस प्रकार से टूट गई है उत्तर प्रदेश में,
अखिलेश यादव की सरकार कैसे निकम्मी और नाकारा है इसे दर्शाती है। उत्तर प्रदेश की सरकार से अखिलेश यादव जी से ये पूछना चाहते हैं कि ये तैयारी क्यों नहीं थी पुलिस की, ये इंटेलिजेंस कहां नदारद थी, बम बारूद इकट्ठे हो रहे थे और प्रशासन क्यों नहीं जान पा रही थी। यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन की हालत क्या है। केवल अराजक तत्व लोग हैं, इसमें अराजक तत्व लोग हैं, जितने भी इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमारी सरकार करे। लाशों पर राजनीति नहीं करना चाहिए, ये दुख की घड़ी है। मसले पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, और लेकिन उससे पहले हम चलेंगे मथुरा। रविंद्र सिंह शेरावत जहां पर हैं। रविंद्र, तमाम जो बातें हो रही हैं, राजनीतिक बयानबाजी है, उससे अलग अगर मैं कहूं, ये समझ से परे दिखता है कि इतना बड़ा जखीरा हथियारों का वहां पर पहुंचा और करीब 12 से 18 महीने से वहां पर लगातार कब्जा, और वो भी बिना किसी राजनीतिक सरपरस्ती के। क्या कुछ खबरें हैं आपके पास? जी देखिए कविंद्र, जो वाकया अभी सामने आ रहा है, मीडिया के जानकारी में जो चीज़ें अभी पुलिस की तरफ से आई हैं, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक बातें यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो बता रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पिछले 2 साल से एक राम वृक्ष यादव के नेतृत्व में एक जो है संगठन ने यहाँ पर कब्जा जमा रखा था। किस तरीके से वो लोग यहाँ के जो रोज़मर्रा का जीवन था उसमें किस तरीके से वो लगातार हस्तक्षेप करते जा रहे थे। और हद तो तब हो गई थी जब कुछ रोज़ पहले इसी मई के महीने में जब राम वृक्ष यादव के नेतृत्व में कुछ लोगों ने यहाँ पर जो राजस्व अधिकारियों का दफ्तर है उस दफ्तर में हमला करके यहाँ पर जो है पुलिस जो स्थानीय नौकरी करने वाले लोग हैं उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की, और उसके बाद प्रशासन हरकत में आया, और जिसके बाद ये जो है तमाम घटनाक्रम कल हुआ है, ये सब उसका नतीजा है। इसके पहले लगातार 2 साल से वो लोग यहाँ पर जमा हो रहे थे। शुरुआती दौर में केवल 2 दिन के लिए परमिशन मांगी गई थी कि राम वृक्ष यादव जो एक संगठन चलाते हैं, मूल रूप से वो जय गुरुदेव जो यहाँ के धर्म गुरु थे उनके शिष्य हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना एक अलग जो है संगठन बनाया। आजाद हिंद फौज के सेनानी जो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उससे अपने आप को प्रभावित मानते थे। आजाद हिंद फौज के नाम से ही उसी संस्थान को उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की, और उनकी जो मांगे थी वो बड़ी इस तरह की थी जो प्रैक्टिकल नहीं थी। वो हिंदुस्तान के संविधान में भरोसा नहीं करते थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के जो उनको नहीं मानते थे, उनके इलेक्शंस को अवैध मानते थे। इन सब बातों के बीच वो कहते थे कि 1 रुपए में 40 लीटर पेट्रोल दिया जाना चाहिए, 1 रुपए में 60 लीटर डीजल दिया जाना चाहिए, और आजाद हिंद फौज के समय जो करेंसी चलाई गई थी उसको लागू किया जाना चाहिए। इन सब बातों को लेकर वो लगातार लंबे समय से यहाँ पर जमे हुए थे। उनके पास हथियारों का एक बड़ा भारी जखीरा बरामद किया गया है, और उस जखीरे से ये जाहिर होता है कि पुलिस और प्रशासन की नाक के ठीक नीचे, क्योंकि उसके बिल्कुल बगल में पुलिस लाइन है, उसके ठीक सामने जो है वो यहाँ का न्यायालय है, और उसके बीच में यहाँ पर खड़े होकर इतनी बड़ी एक निजी सेना को कैसे बना लिया गया, और इतना बड़ा हथियारों का सवाल खड़े होते हैं रविंद्र जी, आखिर इतनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठे होते रहे, स्थानीय प्रशासन को जानकारी नहीं थी, और जब ऑपरेशन शुरू किया गया उस वक्त भी क्या एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर वहां पर संख्या बल को लेकर या हथियारों को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका मथुरा से ताज़ा अपडेट देने के लिए। प्रदीप जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, मथुरा जैसे शहर में मैं कहूँ कि जो काफ़ी ऐसा भी नहीं कि रूरल को एक बहुत डिस्कनेक्ट वाला इलाका हो, वहाँ पर एक बड़ी संख्या में हुजूम इकट्ठा होता रहे, हथियारों का जखीरा और पुलिस पर हमला करने की एक मैं कहूँ कि हिमाकत कोई कर सके, कैसे मुमकिन दिखता है ये? नहीं देखिए, ये राजनीतिक संरक्षण के बिना हो ही नहीं सकता। इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हों, हथियार इकट्ठा करें, वहीं पास में कैंटोनमेंट है, जजेस की कॉलोनी है पास में। देखिए 20 मई 2015 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस बेंच ने जिसमें चीफ जस्टिस शामिल थे आदेश दिया था कि इनसे जगह खाली कराई जाए। सरकार ने कुछ नहीं किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उसके बाद सरकार के खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा शुरू किया गया कि सरकार हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही है। जनवरी में ये मुकदमा हुआ, उसके बाद फिर हाई कोर्ट ने कहा कि इसको खाली कराया जाए। 4 महीने तक सरकार ये कहती रही कि पर्याप्त फोर्स का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, इसलिए नहीं कर पा रहा। 4 महीने का वक्त सरकार ने 4 महीने का वक्त सरकार ने लिया। उसके बाद जो कार्रवाई की वो हम सबके सामने है। तो ये बहुत स्पष्ट है कि एक राजनीतिक संरक्षण था इस ग्रुप को। समाजवादी पार्टी सरकार के एक बड़े नेता
का संरक्षण है, उनके यहाँ आते जाते रहे हैं इस संस्था में, वो इस संस्था के लोगों के नेताओं के साथ उनके चित्र हैं, तो ये सबको पता था। इसलिए स्थानीय प्रशासन की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब हाई कोर्ट का दबाव बढ़ा तब एक्शन हुआ। उस एक्शन में भी जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है उस पर कोई गौर नहीं किया गया, उसको कंसल्ट नहीं किया गया, एसएसपी नहीं गए, डीआईजी को पता नहीं बताया गया था या नहीं, एसपी को भेजा गया बिना किसी तैयारी के। जब वहाँ पुलिस फोर्स पहुंची तो उनको आश्चर्य हुआ कि 3000 लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया और हथियारबंद लोगों ने घेर लिया। तो ऐसे में पुलिस के साथ जो होना था वही हुआ। तो बिना राजनीतिक संरक्षण के इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती। इसकी जवाबदेही समाजवादी पार्टी पर होनी चाहिए कि वो बताएं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद इसमें ढिलाई क्यों बरती है। कोई सरकार ये कैसे कह सकती है कि 4 महीने तक उसके पास पर्याप्त फोर्स नहीं है, जबकि एक अगर ज़िले में कोई घटना होती है उस लिहाज से उसको तुरंत एक्टिवेट करना चाहिए या फिर दूसरी जगहों से मांग होती है। केंद्र कह रहा है कि कोई बातचीत उनसे नहीं हुई, ना उनसे कभी डिमांड की गई, और लैप्सेस की बात खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लैप्सेस हुए हैं। यानी साफ तौर पर कहा जाए कि क्या मुख्यमंत्री के स्तर तक या फिर जो आपने कहा कि जो दूसरी लाइन है समाजवादी पार्टी के नेताओं की, उस स्तर पर एक वरदहस्त प्राप्त था जिसके बाद ये पूरा ड्रामा? बिल्कुल, देखिए जो समाजवादी पार्टी की सरकार है और पार्टी है उसमें सबको पता है कि कई खेमे हैं। मुख्यमंत्री का पूरा अधिकार नहीं है, उसमें कई और लोगों का वीटो चलता है, तो वहाँ उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इस मामले में भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। कहा तो यहाँ तक जा रहा है, मथुरा के लोगों का कहना है कि ये एसपी और इंस्पेक्टर जो 2 मारे गए हैं पुलिस अधिकारी, इन्होंने अपनी हिम्मत करके एक्शन किया, नहीं तो ये भी एक्शन ना होता। यानी आला अधिकारी इसके पक्ष में नहीं थे? बिल्कुल नहीं थे। अगर होते तो वो तैयारी होती, उस तरह का पुलिस बंदोबस्त किया जाता। ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाई इतनी बड़ी मात्रा में एक जिले में एक जगह पर लोग इकट्ठा हैं और हथियार इकट्ठा कर रहे हैं, ग्रेनेड से लेके बंदूक को क्या क्या इकट्ठा कर रहे हैं, और जिला प्रशासन को कोई भनक तक नहीं है। तो अगर नहीं है तो ये बहुत बड़ा फेल्योर है। अगर जानकारी थी उसके बाद हुआ तो उससे बड़ा फेल्योर है। यानी कि राजनीतिक तौर पर सरकार के लिए, अखिलेश सरकार के लिए मैं कहूँ कि मुश्किल वक्त इस वक्त, और जिस तरीके की एक उम्मीद की जाती थी कि चुनाव से पहले शायद ज़्यादा संवेदनशील होकर काम करती हैं सरकारें, उससे ठीक उलट दिख रहा है मामला। बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए इस सरकार की, समाजवादी पार्टी की, उसके डीएनए में एक प्रॉब्लम है, वो है हमेशा लॉ एंड ऑर्डर पर जो है ये सरकार जाती है, इस पार्टी की सरकार। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तो एक बड़ी उम्मीद थी कि नया चेहरा आया है, नई पीढ़ी आई है तो बदलाव होगा। जिस तरह से उन्होंने टिकट बंटवारे के समय स्टैंड लिया, उससे लगा कि पार्टी का अब कल्चर बदल रहा है, साफ चेहरों के साथ लेकिन 2 चीज़ें हैं। एक, वो अपने को उस तरह से असर्ट नहीं कर पाए, दूसरा उस तरह से उनको काम नहीं करने दिया गया। दोनों का नतीजा है कि कानून व्यवस्था की, मतलब सरकार के अच्छा काम करने के बावजूद कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी है जिसकी जो पार्टी की हार का कारण बन सकती है। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। अंडमान हमारे ख्वाबों का एक शानदार जहां, खामोशियां सुनाती हैं एक दास्तां यहाँ। Most beautiful beach. It's a very beautiful beach. It's amazing. It's really like a postcard. It's a place worth visiting. ले चलेंगे आपको 7 द्वीपों के सफर पर, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। राज्यसभा की 57 सीटों में से 23 सीटों पर नए निर्वाचित सांसदों सदस्य चुन लिए गए हैं, जिनमें से तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 6 सदस्य चुने गए। बिहार से 5 सीटों पर नए सांसद चुने गए। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की 4 और पंजाब की 1 सीट पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। शुक्रवार को नामांकन के बाद नाम वापस लेने का आखिरी दिन था और पार्टी के हिसाब से नजर डालें तो महाराष्ट्र में बीजेपी के पीयूष गोयल, विनय सहस्त्रबुद्धे और विकास मेहता में निर्विरोध चुने गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल और शिवसेना से संजय राउत भी राज्यसभा के लिए चुन लिए गए।
इसके अलावा तमिलनाडु में AIDMK से आर बैथलिंगम, SR बालासुब्रमण्यम, A विजय कुमार और राज्यसभा के वर्तमान सदस्य A नवनीत कृष्णन चुने गए, जबकि DMK से TKS एलनगोवान और RS भारती शामिल हैं। वहीं बिहार से JDU से शरद यादव और रामचंद्र प्रसाद चुने गए, जबकि RJD से लालू यादव की बेटी मीसा भारती और वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी चुने गए। बीजेपी के गोपाल नारायण सिंह भी निर्विरोध चुने गए। आंध्र प्रदेश की 4 सीटों पर भी निर्विरोध सांसद चुने गए हैं। इनमें बीजेपी में रेल मंत्रालय संभाल रहे सुरेश प्रभु TDP शामिल है, जिन्हें बीजेपी के सहयोगी दल TDP से समर्थन मिला। साथ ही केंद्रीय और विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री YS चौधरी और पूर्व मंत्री TG वेंकटेश TDP से राज्यसभा पहुंचे, जबकि YSR कांग्रेस के V विजयसाई रेड्डी भी राज्यसभा सांसद चुने गए। पंजाब की बात करें तो यहां पर राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई। एक सीट पर कांग्रेस नेता अंबिका सोनी और दूसरी सीट पर अकाली दल के बलविंदर सिंह भूंदर जीते हैं। इन सभी उम्मीदवारों के मुकाबले कोई दूसरा उम्मीदवार चुनाव में न होने की वजह से इन्हें विजेता घोषित कर दिया गया। जिन राज्यों में नतीजे नहीं आए वहां पर 11 जून को चुनाव होगा और उसी दिन नतीजे आएंगे। कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव पर स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने से विवाद गहरा गया है। इस स्टिंग में धनबल का इस्तेमाल होते दिखाया गया। चुनाव आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब तलब किया है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। वहीं JDS ने चुनाव रद्द करने की मांग की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में आतंकियों ने एक BSF काफिले को निशाना बनाकर हमला किया, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और इलाके को चारों ओर से घेर लिया गया। हमला उस वक्त हुआ जब जवान गश्त पर थे। गृहमंत्री ने इस मामले में BSF के DG को मौका वारदात पर जाकर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने ISIS संदिग्ध मोहम्मद नासिर के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया है। मामले की सुनवाई 9 जून को होगी। नासिर के खिलाफ आपराधिक साजिश और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। निवारण अधिनियम के तहत भी आरोप लगाए गए हैं और आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के लिए भारतीय युवकों को भर्ती करने और आतंकवादी हमलों की साजिश रचने का भी आरोप है। नासिर को सूडान से गिरफ्तार किया गया था। वो सूडान से होते हुए IS में शामिल होने के लिए सीरिया जाना चाहता था। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि दक्षिण चीन सागर में जहाज़ों का आवागमन जारी रहना चाहिए। साथ ही क्षेत्र के अधिकार को लेकर गतिरोध को शांति और आपसी सहमत से सुलझाने की बात कही। चीन ने हाल ही में दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी पोत के आगे आने पर कड़ी आपत्ति जताई थी, जबकि अमेरिका ने अपने जहाज़ की मौजूदगी को सही ठहराया। दक्षिण चीन सागर के जल क्षेत्र पर चीन के अलावा कई और देश भी दावा करते हैं। रक्षा मंत्री इस वक्त अंतर सरकारी सुरक्षा फोरम शांग्री-ला डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर में है। इसका आयोजन 3 से 5 जून के बीच था। एशिया प्रशांत क्षेत्र के 28 देश और बाकी देशों के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान पर्रिकर के अपने फ्रांसीसी समकक्ष से मुलाकात की भी उम्मीद है। भारत और फ्रांस 36 राफेल लड़ाकू जेट सौदे के अंतिम रूप देने के दौर में है। We are very clear about our policy in South China Sea. It's basically that right for ships and even the flights, they cannot be disrupted. It should be as per the international law. Solution should be found peacefully. This is our clear view about it. राजधानी ट्यूनिस में एक समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आतंकवाद पर चिंता जताई। उन्होंने आतंकवाद के खात्मे के लिए साझा प्रयासों पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक संस्थाओं में भारत को शामिल किए बिना उनकी कोई अहमियत नहीं। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने ट्यूनीशिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में कहा कि कोई भी वैश्विक मंच भारत के बिना अधूरा है। उन्होंने भारत को उभरती हुई अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने ये भी कहा कि स्थिरता, सुरक्षा और आर्थिक दृष्टिकोण के लिहाज से भारत बेहतर देश है।
उन्होंने पश्चिम एशिया और अफ्रीका के साथ रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। India, friends, is not a rejectionist power that stands outside the global order. Instead, her interests lie in working to change, reform, and improve the global order. This demands increased external engagement within the ambit of a non-intrusive policy. उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कुछ देश अपने फायदे के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गलत है। उन्होंने वैश्विक साझा प्रयासों से इस पर काबू पाने की बात कही। There can be no distinction between good and bad terrorists. A terrorist is a terrorist. One who commits crime against humanity cannot have any religion or be afforded any political sanctuary. International terrorism can only be defeated by organized international action. ट्यूनीशिया दौरे के आखिरी दिन दोनों देशों ने आतंकवाद से मुकाबले के लिए सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। उपराष्ट्रपति और ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में 2 सहमति पत्रों पर भी दस्तखत हुए। दोनों देश उद्योग से लेकर पर्यटन के क्षेत्रों में नई संभावनाएं तलाशने पर राजी हुए। उपराष्ट्रपति ने ट्यूनीशिया की संसद के स्पीकर और सांसदों से भी मुलाकात की। सुरक्षित भविष्य होना देश की आर्थिक स्थिति को भी बढ़ावा देता है, जिसके लिए जरूरी है अन्य देशों के साथ बेहतर संबंध होना और गैर जरूरी ताकतों के खिलाफ एकता दिखाना। उपराष्ट्रपति ने ट्यूनिस में भी आतंकवाद से लड़ने के खिलाफ अनेकता में एकता का संदेश दिया है। कैमरा पर्सन सुधांशु और अपने सहयोगी विशाल कुमार जैन के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, ट्यूनिस। फ्रांस और जर्मनी में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग पलायन को मजबूर हैं। फ्रांस में सीन समेत कई दूसरी नदियां उफान पर हैं। बाढ़ ने पिछले 100 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कहीं पाइप के सहारे जान बचाने की जद्दोजहद में जुटे लोग, कहीं नाव के जरिए मासूम की जिंदगी को बचाने की कोशिश। दुनिया का सबसे आधुनिक शहर पेरिस इस वक्त पानी से पस्त है। कुदरत की मार के आगे ये शहर मजबूर है। गलियां नदी और नाले का रूप ले चुकी है। पानी घरों में घुसकर जिंदगी छीनने की कोशिश कर रहा है। बेबस लोग अब अपने आशियाने को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। Les sauveteurs sont passés demander s'il y avait des personnes blessées. Donc il n'y en avait pas. Après ils ont dit qu'ils repasseraient dans une dizaine, quinzaine de minutes pour nous évacuer. फ्रांस में ये 100 साल की सबसे भीषण बाढ़ है। सीन समेत दूसरी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। यहाँ तक कि एफिल टावर और म्यूजियम को भी बंद करना पड़ा है। We were planning to visit the Louvre Museum, but unfortunately, when we came here, we saw it's closed. हालांकि राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलाद ने लोगों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है, लेकिन बाढ़ इतनी भीषण है कि जल्द राहत के आसार नहीं दिख रहे। D'une certaine façon, ces catastrophes montrent que le climat peut être, pendant des mois qui n'étaient pas généralement les plus chauds, eh bien, les plus chauds que nous ayons connus depuis l'histoire même de la météo. फ्रांस के अलावा यूरोप का एक और देश जर्मनी भी बारिश और बाढ़ से तबाह है। दक्षिण जर्मनी के कई शहर बुरी तरह से प्रभावित हैं। लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित निकालने की कोशिशें जारी हैं। मौसम विभाग ने फ्रांस और जर्मनी में अगले 24 घंटों के दौरान और भारी बारिश की चेतावनी दी है। ये खतरा यूरोप के कई और देशों पर भी मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।